कंगना रनावत ने कॉकरोचों को, जेएनजीओ को गटर छाप बोल दिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कंगना रनावत की जो कैटेगरी का क्या हाल है। उसने जेन जी को बोला है। जब ये जेन जी जो होती है उसका जी जो होता है वो जेड होता है एक्चुअली में, जनरेशन जी, जेन जी जनरेशन जेड उसका, लेकिन उसे बोलने में जेन जी कहा जाता है। अब उसे ये तक नहीं पता कि गटर जो उसने बोला है वो जी से शुरू होता है, जेड से शुरू होता है। उसकी क्वालिफिकेशन का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस महिला को ये तक नहीं पता कि वो जेड है या जी है, वो क्या है, वो जनरेशन गटर बोल रही है। और जनरेशन गटर की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा गटर छाप काम तो आपने करे। आपकी जो हरकतें पुरानी हैं, आपकी अगर आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लगातार, आपका क्लिप लगातार नशे में आप किस तरह से झूले खा रही हो, नशे में किस तरह की बातें कर रही हो, और आपके इंटरव्यू कितने वायरल हो रहे हैं कि मैं 15-16 साल में मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ, 15-16 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के निकल गई थी और उसके बाद मैं घर से भाग गई थी, फिर मैंने ड्रग्स भी लिए, मैंने ऐसा भी करा, मैंने वो सा भी करा, वैसा भी करा, और सब देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ। अपने बारे में महिमा मंडन कर रही थी। लेकिन इन जैसे लोगों को दरअसल हालत क्या है ना कि इनको मुद्दा भटकाने के लिए रखा जाता है। जो मुद्दा संसद में उठ रहा है उससे पहले इन्होंने ये बयान दे दिया कि संसद में मुद्दा ना उठे, कि इस प्रदर्शन को ख़त्म होने के बाद जब वादा करा गया था जितने भी बच्चों के ऊपर कोई भी मुकदमा है वो वापस लिए जाएंगे, उसके बावजूद भी बच्चों को टारगेट करा जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी तय करने की जब मांग करी जा रही है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, बिहार में AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया, तो इनके जिम्मेदार कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करो, उनकी जवाबदेही तय करो। तो उसका मुद्दा उठने से पहले उसने जेन जी बोल दिया। अब आपने भी शुरुआत में ये नहीं पूछा कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी तय हुई या नहीं हुई। देखिए इसका सीधा से असर कैसा पड़ता है सोशल मीडिया के थ्रू। आपने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि जी वो जो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जो संसद में बहस हो रही है उसका हल क्या निकलेगा। आपने सबसे पहले ये बात करी कि भाई वो कंगना जी ने ऐसा बोल दिया। अब तमाम चैनल्स पर यही होगा, कंगना ने ऐसा बोल दिया, कंगना ने उसके चक्कर में जो मेन मुद्दा है वो जो है वो दब जाता है। तो इसलिए इनको छोड़ा ही इसीलिए गया, मैं साफ शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, छोड़ा ही इसीलिए गया है कि उल्टे सीधे बयान दें और उनके उल्टे सीधे बयानों में मीडिया फंसे और उल्टे सीधे बयानों पे चर्चा करे और जो मेन मुद्दा है उससे हम जो है हट जाएं। लेकिन शर्मा जी आप तो जानते हैं ना कि कंगना रनावत जो है झांसी की रानी है। अरे यार वो झांसी की रानी नहीं है भैया, वो झांसी की रानी है। किसने कह दिया उन्हें झांसी की रानी? कहाँ झांसी की रानी इतनी पूजनीय, इतनी आदरणीय, और कहाँ ये? अगर झांसी की रानी है तो फिर बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर वास्तव में आपको इस बात की चिंता थी तो बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद एक भी बयान देखा? खैर ये तो झांसी की रानी की बात छोड़ो, पूरे बीजेपी में किसी का कोई बयान आया? इन बच्चों की जो मौत पे हमें दुख है और हम इनका दुख प्रकट करते हैं, हम इनके साथ हैं। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, या हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब जिम्मेदारी लेने के लिए पिछली बार जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, आपको याद है, सारे सिस्टम जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। 24 में पेपर लीक होने के बाद इन्होंने बड़े कड़े कदम उठाने की बात करी गई थी। अभी ताज़ी SIT गठित कर गई। CBI का जो है पहली डेट थी कल, वो पहली डेट पर CBI के सारे वकील नेतारत थे, कोई भी पहुँचा ही नहीं वहाँ पर। अब नेक्स्ट डेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, जल्दी मुकदमे की सुनवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको नतीजे में पहुँचाएंगे। पहली ही सुनवाई में वहाँ से भी कोई पहुँचा नहीं। अब नेक्स्ट डेट जो है 3 अगस्त की पड़ गई है। अब 3 अगस्त को देखिए कितना टाइम लगता है, क्या होता है। इसी बात से पता चलता है कि इनकी संवेदनशीलता कितनी है। आप लोगों को कंगना रनावत से इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या है, जब कोई समझदार व्यक्ति संसद में होना चाहिए। संसद का मजाक उड़ा रखा है कंगना रनावत ने। अपने उल्टे सीधे बयान दे के चर्चा में बने रहना है, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसीलिए उनको संसद में लाया गया। और उसके बाद उनके पास क्या क्वालिटी है, किस मुद्दे पर वो बात कर सकते हैं, किस मुद्दे पर प्रखरता से उन्होंने कभी संसद में सवाल उठाते हुए देखा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर? नहीं। उन्होंने कहा ना कि जो जेन जी लड़कियां आई हुई थी उनकी शक्ल देखने लायक नहीं थी। कितनी आपकी देखने लायक है? कंगना कितनी स्मार्ट है आप देखिए। नहीं, ये कौन सी टिप्पणी हुई? ये कौन सी टिप्पणी कि उनकी शक्ल देखने लायक है या नहीं? इसमें मतलब आप जो है आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, आप बाकी बच्चों का अपमान कर रहे हो। मेरे 2 बच्चे, एक ज़्यादा खूबसूरत है, एक कम खूबसूरत है, तो क्या मैं अपने बच्चों को बच्चा नहीं मानूंगा? नहीं यार, ये तो बहुत खूबसूरत है बड़े वाला, तो छोटे वाला कम खूबसूरत है, तो मैं कम खूबसूरत जो उसकी अवहेलना करूँगा? क्या भारत की 140 करोड़ आबादी सारी की सारी खूबसूरत है? ये तो बेतुकी बात है। कितने छिछोरापन है इसको, जिसे कहते हैं ना छिछोरापन, बिल्कुल घटिया मानसिकता जो है वो है कि अपनी शक्ल देखें और ऐसा करें। अरे भाई शक्ल तो पहले अपनी देख लो। तुम सांसद बन के अपने नेता प्रतिनिधित्व कर रही हो, संसद में पहुंची हो, संसद में आपने कितने सवाल उठाए? छात्रों के जीत कर आई हैं वो, लाखों वोटों से जीत के आई हैं। पता नहीं उनके वोटर भी कैसे हैं यार, समझ नहीं आता उनकी मेंटलिटी क्या है, क्यों उसको जिता के भेजा। और उसके बाद जाके आपने संसद में कितने सवाल उठाए, कितनी बार आपने जनता की आवाज़ उठाई। और जब जनता ने, पीछे मंडी की जनता ने उनसे सवाल पूछा करा था, उन्होंने कहा कि जी मैं तुम्हारे सवाल उठाने के लिए सांसद थोड़ी हूँ, अपने आप हल करो इन चीज़ों को, मैं थोड़ी हूँ, सरकार मेरी थोड़ी है। उन्होंने सारा का सारा सुख सरकार पे डाल दिया था कि ये देखेगी सरकार, मैं तो सांसद हूँ, मैं थोड़ी देखूंगी इन चीज़ों को। शर्मा जी, उन्होंने कहा कि नेतागिरी में और फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए महिलाओं को सोना पड़ता है। इस पर आप कितना? आप बीती हैं, अपनी आप बीती सुना रही होंगी और क्या।
कहते हैं लोग, जिसके ऊपर जाके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, उनकी आप बीती ऐसी होगी, उन्होंने ऐसा करा होगा, तो उन्होंने अपना जो है दुख बयान कर दिया आज अपना। 16-17 साल की उम्र में वो स्टार बन गए और आप कह रहे हैं कि ऐसा है। देखिए स्टार बन गई, इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है स्टार बन गए आप, तो 16 साल की उम्र में, 4-4 साल में बच्चे उम्र में। डेजी रानी एक बहुत पहले एक छोटी सी महिला अभिनेत्री हुआ करती थी, बाल कलाकार थी, कितनी फेमस हुई थी वो डेजी रानी, तो वो भी तो स्टार बन गई थी। उसके बाद अभी आपको बजरंगी भाईजान की फिल्म याद है, उसमें जो छोटी लड़की थी मुन्नी, कितने साल की थी वो, 7-8 साल की थी, वो भी स्टार बन गई थी। तारे ज़मीन पे छोटे छोटे, दरअसल सफारी जो था लड़का छोटा सा ही था, वो भी स्टार बन गया था। तो ये तो एक फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे जैन जी जो है, अल्फा जैन जी आजकल जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो भी स्टार बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। उनकी क्या है, स्टार बनना और स्टार बनने के बाद स्टार जैसे काम करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्टार आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना, कोई भी बन जाता, रातों रात रील वायरल हो जाती है, रातों रात क्लिप वायरल हो जाती हैं, लोग स्टार बन जाते हैं। लेकिन स्टार जैसे आपने काम करे, स्टार ऐसे होते हैं, विजय थलापति जैसे होते हैं, स्टार ऐसे होते हैं, राहुल गांधी जैसे होते हैं, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा था लड़का, कितने गरीब घर का था, उसके घर तक पहुँचे हैं वहाँ पे, वो उससे घर पे मिलने गए हैं। उन बच्चों को जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, दीपके और वो तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो बाकी नेहा बोरा और वगैरह 2-3 लड़कियाँ और थी जो भूख हड़ताल पे बैठी थी, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। उनकी सुध किसने ली, राहुल गांधी जी ने ली। उन्हें लेके अपने घर पहुँचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनका दुख बयान करवाया। तो ऐसे लोग होते हैं, इन्हें वास्तव स्टार कहते हैं। एक हमारे महानायक भी स्टार कहने को, तो जिन्हें अमिताभ बच्चन कहा जाता है। 2012 से पहले के 2014 से पहले कितनी उनकी डायलॉगबाजी हुआ करती थी, पेट्रोल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सारे के सारे। आज वो स्टार अपना स्टारडम रखे हुए, आज उनकी आवाज़ नहीं निकलती किसी चीज़ पे, किसी मुद्दे पे आवाज़ नहीं निकलती। मुद्दा जो उठाता है स्टार वो होता है। मेरे आज की देश में सबसे बड़े स्टार हैं भगत सिंह, सबसे बड़े स्टार हैं सुखदेव, सबसे बड़े स्टार हैं राजगुरु, सबसे बड़े स्टार है बाबा साहब अम्बेडकर। इन लोगों ने पूरी जनता की आवाज़ उठाई। आज 20-50 साल हो गए, आज 50 साल से ऊपर हो गए इनको सबको, कम से कम 50-50, 70-70, 80-80 साल हो गए, 100 साल हो गए। विवेकानंद जैसे जी हैं, जो हमारे स्वामी विवेकानंद, ये लोग होते हैं असली स्टार, जिनको लोग दुनिया याद रखती है। सबसे बड़े सुपरस्टार आज की डेट में पूरे विश्व के अगर मैं किसी को मानता हूँ तो है हमारे महात्मा गांधी जी। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी उन्हें। शर्मा जी, संसद के अंदर आज आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा वास्तविक गुण हुई हैं, ये क्या था उनका? जैन जी का रिप्रेजेंटेशन है। वो एक लड़की ने कहा था ये बात क्या बोली है, अब सारा का सारा लगा जो है सर्कल ढूंढने में लगा, इसके वास्तविक अर्थ क्या है, क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन ठीक है, जैन जी की क्रिएटिविटी अच्छी है, अच्छा लगता है, ह्यूमर होना चाहिए, बढ़िया चीज़ है। अब इसका क्या मतलब है तो वास्तव में मैं भी नहीं जानता, ढूंढ रहे हैं तो कहीं कुछ इसका मिल नहीं रहा। लेकिन ठीक है, जैन जी की क्रिएटिविटी, आपस में नए शब्द यूज़ कर लेते हैं, वो पता नहीं क्या क्या नए लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इमोजी हम इस्तेमाल कर रहे थे, उस इमोजी के उल्टे मतलब निकल रहे हैं, हमें पता चल रहा है। बट ठीक है, हमारी तो उम्र बीत गई, हमारे अपने टाइम में अपने मौज ली। अब बच्चों का टाइम है, बच्चों की क्रिएटिविटी को दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने जो बोला अच्छा बोला, अच्छी बात है, बच्चों को सपोर्ट करा, बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी। आज से देखो एक से एक बच्चे क्रिएटिविटी हैं। 16 साल का लड़का था, 17 साल का जिसने अभी पीछे CBSE का पेपर दिया था, उसने CBSE के पोर्टल में कितनी कमियां ढूंढ के निकाली। बड़े बड़े जो टेक एक्सपर्ट जो है वो बैठे रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला, और उसने 1 मिनट के अंदर सारी CBSE पोर्टल की सारी कमियां निकाल के दे दी थी उसने। CBSE में जब ये पेपर या रिवॉल्यूशन और इन सब चीज़ों का चक्कर चला था, तो आज की जो जनरेशन है वो बहुत तेज़ जनरेशन है भाई साहब। हमारी उम्मीद से वो कहीं आगे की जनरेशन है। हम उसे देखते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं, सारे दिन ये लैपटॉप में लगे रहते हैं, सारे दिन ये मोबाइल में लगे रहते, करते क्या हैं, लेकिन वास्तव में वो पता नहीं क्या करते हैं, वो हम नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन वो जानते हैं वो कर क्या रहे हैं। मैं सही बताऊँ आपको, मेरा छोटा बेटा है फाइनेंस कंसल्टेंट मैनेजमेंट में है, वो रिस्क मैनेजमेंट में। वो सारे दिन अपने लैपटॉप पे टक 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 पता नहीं इधर फाइल शिफ्ट कर, इधर फाइल शिफ्ट कर, ये कर वो करता ही क्या रहता है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन जो कंपनियां इन कामों में लगी उनको समझ में आता है, वो उसे हर महीने अप्रिसिएशन देती हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ तेरा बच्चे, बहुत बढ़िया काम हुआ तेरा। हमें नहीं पता उन चीज़ों का, तो जो चीज़ चल रही है, जो हमें उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़े। हमेशा कहा जाता है ना कि लड़के बाप से बढ़ के, लड़कियां माँ से बढ़ के, हमेशा कहा जाता है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमसे 4 कदम आगे। लेकिन हम अपने घमंड में कहते हैं अरे भैया तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, हम नहीं थे। आगे जितनी भी आज हो रहे हैं, ईजाद हो रहे हैं, जितनी भी जनरेशन आगे बढ़ रही है, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, वो सब हमसे बड़ी वाली जनरेशन ने करे हैं। जो आगे बढ़ती जनरेशन, विकास इसी का नाम है। शर्मा जी, आपने देखा होगा आप रिजर्वेशन हटाओ पार्टी बन रही है, आंदोलन चलाने की बात करें, क्या वाकई में आरक्षण हटाने की जरूरत है? कुछ नहीं, ये बेतुकी बात है। वो सिर्फ ये जनता पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी बच्ची थी, इसने अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था, उनको दोनों को बांटने के लिए जो रिजर्वेशन हटाओ चल रहा है, ताकि अगड़े अलग हो जाएं, पिछड़े अलग हो जाएं। OBC ST और SC जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो एक तरफ आ जाएंगे कि नहीं हम तो, हमारा तो आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। अगले जो होंगे कि नहीं इनका आरक्षण हटाओ, जो इसका समर्थन करते हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो ये आने वाले किसी और आंदोलन में इकट्ठे ना हो जाएं। आजकल नया जो प्लान बन रहा है वो गडकरी साहब को हटाने का चल रहा है, फिर उसके बाद निर्मला जी का नंबर है,
इनके नंबर लोगों ने सोचे हुए हैं ना कि अब नेक्स्ट टाइम इनका है, तो इसलिए उनको डर लग रहा है पहले के दोबारा से आंदोलन ना खड़ा हो जाए, इसलिए पहले ही नहीं बांटो। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसी अंग्रेजों की नीति को बीजेपी फॉलो करती है, उन्हीं के सारे हैंडल हैं, ये कोई अलग से हैंडल नहीं चल रहे। आप इनकी तह में जाओगे ना, आपको सब वही बीजेपी वाले मिलेंगे, सब इनके IT सेल वाले मिलेंगे, ये सब काम करते हुए। रिजर्वेशन हटाओ, मैं भी खुद हूँ सवर्ण समाज से हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि रिजर्वेशन हटाओ, भाई उन्हें ज़रूरत है अभी, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी देखो दलितों का ये भी अधिकार नहीं है कि वो घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकाल सकें, आज भी दलितों को ये अधिकार नहीं है कि वो मंदिर में जाके गर्भगृह में जा सकें। सबसे बड़ा उदाहरण हमारी महामहिम राष्ट्रपति का है, आपने देखा ना कि मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया था उनको, क्यों? क्योंकि वो OBC हैं, आदिवासी हैं। तो इससे बड़ी और भेदभाव की नीति क्या होगी? उनको समाज के एक बराबर स्तर पे लेके आने की जो कवायद चल रही थी उसको चलते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहे हैं आरक्षण को हटा देंगे तो समानता आएगी। आरक्षण को हटा देंगे समानता की, आप आरक्षण दे के पहले उनको समान लेवल पे तो ले आओ। आप उनके साथ बैठ के खाना पीना तो शुरू करो, आप उन्हें अछूत मानना तो शुरू करो, समानता तो अपने आप आ जाएगी। आप उन्हें मंदिर जाने से रोकना तो बंद करो, आप उन्हें कुएं से पानी भरने से बंद तो करो, आप उनके सिर पे पेशाब करना तो बंद करो, आप उनके सिर मुड़वा तो बंद करो, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलाओ, तब देखो समानता कैसे आती है। ऐसी बातों बातों में हवाबाजी में समानता नहीं आती। समानता तब आती है जब कार्य करे जाते हैं समान रूप से। आज गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या हालत है? दलितों के सर पे पेशाब कर दिया जाता है, उनके सर मूंड दिए जाते हैं, उनको जो है मारपीट करके भगाया जाता है, उनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, सवर्णों के टोले में से उनको अपनी बारात निकालने नहीं दी जाती, 3-3 थानों की पुलिस लगती है कि घोड़ी चढ़ के बारात निकल जाए। तो ये समानता है? ये समानता नहीं ना। आप कहते हो आरक्षण खत्म करना, उनको अपने बराबर खड़े करो, उन्हें अपने साथ में बैठ के रोटी खिलाओ, उन्हें अपनी बेटी दो, उनकी बेटी लो, हो जाएगी समानता। नहीं, बिना रोटी बेटी दिए भी तो आरक्षण खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आप रोटी बेटी नहीं देना चाहते, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप उन्हें बराबरी पे तो लाओ, उन्हें दोस्त तो मानो, अपनी बराबरी का तो मानो, दिक्कत क्या है भाई? मैं तो अगर देखो हिंदू समाज एक चीज़ को मानता है ना, मैं भी हिंदू से हूँ, समाज में मानता है कि हमारे को सबको जो है किसने पैदा करा? श्री ब्रह्मा जी ने। अब जब श्री ब्रह्मा जी ने ही सबको पैदा करा है तो फिर भेदभाव क्यों? श्री ब्रह्मा जी के 4 जो है पुत्र थे, मानस पुत्र थे, उन चारों ने आगे सृष्टि को चलाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ये सारे जो हैं उन्होंने सारे आगे चलाया ना। नारद, सारद, सहित, अहिसा, ये सारे 8 उनके पुत्र हैं, तो उन्होंने आगे पूरा सृष्टि चलाई, ब्रह्मांड चलाया। तो हम सब उन्हीं के जब पैदा करें तो फिर ये भेदभाव कहाँ से आया? ये भेदभाव कार्य का विभाजन की वजह से है कि जो सफाई के कार्य में लग गया वो शूद्र हो गया, जो कमाने के कार्य में लग गया वो वैश्य हो गया, जो लड़ने झगड़ने में पहुँच गया वो क्षत्रिय हो गया, और जो बैठ के अपना ब्राह्मण वाचना शुरू कर दी, जिसने अपने बैठ के संस्कृत के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए, उसे ब्राह्मण का दर्जा देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें तो बाद में बनी गई हैं, ऊपर से तो किसी ने भेजा ही नहीं बना के कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कुछ नहीं है, तो सब बाद में बनी है। शर्मा जी, आप ब्राह्मण हैं, हाँ। आप नहीं चाहते कि इस देश से आरक्षण खत्म हो? देखिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन आरक्षण की जो परिकल्पना करी गई थी कि आरक्षण शुरुआत में 10 सालों के लिए लागू कराए थे कि पहले 10 साल थे, अगर हम इनको देखेंगे इनकी स्थिति सुधरती है तो हम आरक्षण हटा देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों से वो बढ़ते आज ये 70 साल, 78 साल, 79 साल हो जाएंगे मैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन उनकी स्थिति अभी तक भी नहीं सुधर पाई है। और जब अभी तक भी सुधर नहीं पाई है तो जाहिर सी बात है अभी वो आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन उसमें मैं एक संशोधन चाहूँगा, माँ बाप को अगर आरक्षण मिल गया और उनके बच्चे आगे जो आने वाले हैं उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। एक माँ बाप ने अगर सरकारी नौकरी हासिल करनी है, आरक्षण है, वो इस काबिल हो गए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, तो उनका आरक्षण बंद करना चाहिए। उसके बाद दूसरे लोगों को देना चाहिए, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिला ही जा रहा है, 4-4 पीढ़ियाँ आरक्षण का लाभ लेती चली आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं उस चीज़ से खिलाफत करता हूँ। जी सरपंच, धन्यवाद।